देखो अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि एन टाइप और चालक, एन टाइप और चालक वो पी टाइप और चालक किसे कहते हैं। कॉपी किताब लेके बैठे हैं और यही पेपर में चाचा दिख जाएगा। और चालक किसे कहते हैं, और इसके थमा में क्या पूछ सकता है, शुद्ध मतलब निज, वह अशुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं। अशुद्ध को बोलते हैं वाह्य, वाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं। ठीक है, ये हेडिंग बोर्ड परीक्षा में आने वाली ही है बिल्कुल, और आती है, हर बार आती है। तो देखिए नेक्स्ट, अब बात आते हैं एन टाइप किसे कहते हैं। तो आपको पहले क्या बनानी पड़ेगी, आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी में कुछ एलिमेंट आपको याद होनी चाहिए, और या फिर आपको कुछ वर्ग याद होनी चाहिए। जैसे ये हमारा स सी जन सन पव, ना पूछो ऐसे सब बीमार, बैगन आलू गाजर इन थैला। सही है, ये आवर्त सारणी है। अगर तुम्हें इतने एलिमेंट याद हैं तो आप इन दोनों की परिभाषा आराम से बना सकते हैं। ठीक है, और 5 नंबर का थ्योरेटिकल प्योर आता है, इसमें न्यूमेरिकल शामिल नहीं होगा बिल्कुल भी। देखिए क्या बोलना है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 4, और इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, और इसमें कितने होते हैं 3। सही है, इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, और इसमें 5, और इसमें 3, जिन्हें बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इन्हें, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इस वाले को बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। पेपर में आएगा शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है आवर्त सारणी के वे तत्व, आवर्त सारणी के वे तत्व जिनकी अंतिम कोष में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। सही है, और एग्जाम्पल में हम क्या दिखाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट आ जाए कि निम्नलिखित में से शुद्ध अर्धचालक है, तो ऑप्शन बोलेगा, वो क्या बोलेगा, सिलिकॉन, कोई बोल देगा एल्यूमिनियम, गैलियम, आर्सेनिक, और एक ऑप्शन इसमें कोई ऐसा हो सकता है जो इसमें से मैचिंग कर रहा हो। सही है, तो आप इसमें टिक लगाना, क्योंकि ये शुद्ध अर्धचालक होते हैं सब, चाहे कार्बन हो, चाहे सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, कोई भी हो सकता है। अब आते हैं अशुद्ध किसे कहते हैं। अशुद्ध कहते हैं कि जब शुद्ध अर्धचालक में, किसमें, जब शुद्ध अर्धचालक में या तो 5 संयोजी वाली अशुद्धि मिला दिया है, या फिर 3 संयोजी वाली अशुद्धि मिला दिया है, तो हम उसे हम क्या कहते हैं, अशुद्ध या फिर वाह्य अर्धचालक कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया क्वेश्चन कि अशुद्ध किसे कहते हैं और शुद्ध किसे कहते हैं। अब आते हैं एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं। देखिए, अगर तुमने शुद्ध अर्धचालक में मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम में, एग्जाम्पल में क्या ले लिया हमने, सिलिकॉन और जर्मेनियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिला दिया है, पहले चल रहा है एन टाइप, तो 5 संयोजी वाली अशुद्धि मिला दिया है, तो हमारा क्या बनता है, एन टाइप अर्धचालक बनता है। सही है, और अगर तुमने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिला दिया है, तो हमारा बनता है पी टाइप अर्धचालक। अब एक बार मैं अच्छी तरह से बोल देता हूं कि आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, आप नोट भी करते रहें और इसके माध्यम से समझते रहें। रटना नहीं है किसी को भी, समझना है केवल आवर्त सारणी से ही। कि आवर्त सारणी के वे तत्व जिनकी अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। और यदि 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली शुद्धि में अगर 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिला दी जाए, या तो 5 वाली मिला दिया है या फिर 3 वाली मिला दिया है, तो वो क्या हो जाते हैं, अर्धचालक अशुद्ध हो जाते हैं। जब हमारे पास शुद्ध अर्धचालक पहले से थे तो अशुद्ध क्यों बनाए गए, क्योंकि शुद्ध अर्धचालक की जो चालकता होती है वो कम होती है, और जैसे ही हम इनमें अशुद्धि मिला देते हैं तो इनकी चालकता बढ़ जाती है, इसलिए अशुद्ध अर्धचालक बनाने पड़े हमें। और एन टाइप पी टाइप किसे कहते हैं, तो तुम्हें बोलना है जब शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम में
5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिला दी जाती है तो हमारा एन टाइप अर्धचालक बनता है। और यदि सिलिकॉन और जर्मेनियम में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिला दी जाती है तो हमारा पी टाइप अर्धचालक बनता है। पी का मतलब पॉजिटिव होता है और एन का मतलब नेगेटिव होता है। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब है इसमें सबसे ज्यादा होल पाए जाते हैं, कोटर पाए जाते हैं, और कोटर पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पी टाइप अर्धचालक। जबकि एन क्षेत्र में या एन टाइप अर्धचालक में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, खाली समझ में आया होगा। अब इसी के बेस पे एक को क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपको ये आ गया तो आप पीएन संधि डायोड को भी समझा सकते हैं। पेपर में आ जाए पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, तो तुम्हें बोलना है जब एक पी टाइप अर्धचालक और एक एन टाइप अर्धचालक को परस्पर पास पास रखने से बनी युक्ति क्या कहलाती है? पीएन संधि कहलाती है। और क्योंकि इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक तो पी टाइप और एक एन टाइप, इसीलिए इसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। डायोड का मतलब 2 टर्मिनल होते हैं इसमें। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सही है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है हमारा? हाइगेंस के द्वितीय तरंगा के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? हाइगेंस के द्वितीय तरंगा के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपवर्तन की व्याख्या। देखो कैसे करना है इसे। इसका डायग्राम बहुत ही अच्छा बनाना। डायग्राम अच्छा याद है तुम्हें तो उसकी थ्योरी बनाना बहुत सिंपल हो जाता है। डायग्राम से भी थ्योरी बनाना सीखिए। अगर तुम रटते हो तो याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माइंड क्या चाहता है, जितना ट्रिकी तरीके से याद होगा आप उतनी ज्यादा मात्रा में आप लिख सकते हैं। क्योंकि रटंत विद्या कभी कभी फलंत नहीं। तो देखिए, ये हमारा एक समतल तरंगाग्र है AB। ये हमारा क्या है? एक समतल तरंगाग्र AB है, जिसको अपवर्तक पृष्ठ x डैश के बिंदु A पर इस प्रकार आपतित किया है कि वह अवलंब से कितना कोण बनाता है? I। और जब यह समतल तरंगाग्र एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिससे नई तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीय तरंगाएं कहते हैं। और इन द्वितीय तरंगाओं का किसी भी क्षण स्पर्शी पृष्ठ खींचें तो तरंगाग्र की नई स्थिति प्राप्त होती है, जिसे हम अपवर्तित तरंगाग्र कहते हैं। अपवर्तित तरंगाग्र कहते हैं। आप इसके माध्यम से समझिएगा। और ये वाला कौन होता है हमारा? R। तो ये भी कितना हुआ? R। ये माध्यम हमारा फर्स्ट है। ये तरंगाग्र इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। और ये माध्यम हमारा दूसरा है, माध्यम दूसरा। इसमें चाल मान ली हमने B1 है और इसमें क्या मान ली? B2 है। और चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, तो फिर दूरी कितनी आएगी? चाल होना समय, B1T, और ये आएगी B2T। मतलब B से A डैश तक की दूरी कितनी तय करता है? वो B1T। और जबकि A से B डैश तक की दूरी कितनी करता है? B2T। तो आपको परिभाषा कैसे बोलनी है? ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन है सिंपल। क्या बोलना है हमें? देखो, जब किसी समतल तरंगाग्र को अपवर्तक पृष्ठ x डैश के बिंदु A पर आपतित करते हैं तो वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिससे नई तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें हम द्वितीय तरंगाएं कहते हैं। और इन द्वितीय तरंगाओं का किसी भी समय में एक स्पर्शी पृष्ठ खींचें तो तरंगाग्र की नई स्थिति A डैश B डैश प्राप्त होती है, जिसे हम अपवर्तित तरंगाग्र कहते हैं। समझ में आई हुई बात? जिसकी पहले माध्यम में चाल कितनी थी? B1, और दूसरे माध्यम में चाल कितनी है? B2। क्योंकि अपवर्तन की घटना में चाल बदल जाती है, ठीक है, लेकिन अपवर्तन की घटना में आवृत्ति नहीं बदलती। अब देखिए, इसका प्रूफ कर देते हैं फॉर्मूले का।
कि इसमें एक ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो हम यूज करेंगे इसका समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश व ए बी डैश ए डैश से, ए बी डैश ए डैश से। ये वाला आई है तो ये वाला भी क्या हुआ आई, तो इसमें साइन आई लेके चलेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंबवत कोण। तो देखिए कोण के सामने यह लंब होती है, लंब कितना दिया है b1t, और कर्ण हमारा कितना है 90 अंश के सामने कर्ण होता है, कर्ण है हमारा ए डैश। सही है, तो लंब बट्टे कर्ण, समीकरण नंबर 1 हो गया इस वाले त्रिभुज से। अब दूसरा लेंगे साइन आर, इसमें लंब कितना है देखो b2t ए डैश, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन आई बट्टे साइन आर बराबर, देखो भाग करेंगे तो ये कट जाएगा इससे, और टी से टी कट जाएगी, और b1t बट्टे b2t, और इसी को बोलते हैं 1n2, और यही स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है। और ये आएगा 5 नंबर का, ये हमारा 5 नंबर का आता है ना, तो आप याद रखना, नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये है लेंस मेकर सूत्र का निगमन करिए। लेंस मेकर सूत्र का निगमन करो। लेकिन पेपर में इसके 2 नाम है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जबकि दोनों ओर के माध्यम समान हो, या दोनों ओर के माध्यम एक ही हो तब के लिए। तो दोनों नाम में से कोई सा रखता है, या तो लेंस मेकर बोल दे या पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन बोल दे, और तो तरीका दोनों का एक ही है और नामकरण ही एक ही है। तो देखिए फॉर्मूला क्या सा है हमारा 1/f = n-1 और 1/r1 और 1/r2, इसका निगमन करना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे कि माना एक पतला उत्तल लेंस L डैश है जिसकी मोटाई t है, अपवर्तनांक n है, ध्रुव P1 P2 है, जिसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी है जिससे चलने वाली प्रकाश किरण द्वारा प्रकाश किरण का वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो तो आई डैश बनता है, और बाष्पीय प्रतिबिंब आई बनता है, और ये प्रकाश किरण है जिसके माध्यम से वस्तु का प्रतिबिंब बना है। यहां से ध्रुव तक की दूरी क्या मानते हैं u, और P1 से आई डैश तक की दूरी मानते हैं v डैश, और वास्तविक प्रतिबिंब तक की दूरी मानते हैं v। ठीक है, कि माना एक पतला उत्तल लेंस L डैश है जिसकी मोटाई t है, अपवर्तनांक n है, ध्रुव P1 P2 है, जिसकी मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु O का लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब I बनता है, आभासी प्रतिबिंब I डैश बनता है। और जितने भी डेरिवेशन है प्रकाश की में मात्र 2 इक्वेशन के हैं। अगर तुमने 2 समीकरण याद कर लिए समझ जाना कि तुम्हारे डेरिवेशन हो जाएंगे कंप्लीट। तो देखिए पहला कौन सा समीकरण बनाते हैं, थ्योरी तो यही होगी, आप मेरी बात को रिकॉर्ड भी करते रहना। देखिए P1 पृष्ठ के लिए गोलीय पृष्ठ P1 के लिए इसमें एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला है हमारा n/v - 1/u n - 1/r, इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है हमें। तो पहले देखो पहले पृष्ठ की बात चल रही है, तो यहां से हमें वस्तु की दूरी देखने कितनी है, वस्तु की दूरी हमारी कितनी है u, और जबकि यहां से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है v डैश। तो ये हो जाएगा हमारा n/v डैश माइनस का 1/u और n - 1/r1। बात P1 की चल रही है तो वक्रता त्रिज्या कितनी आएगी R1 आएगी, और इस वाले फॉर्मूले का यूज किया है हमने। अब गोलीय पृष्ठ किसकी बात चल रही है P2 की, गोलीय पृष्ठ P2 के लिए ये कितना हो जाएगा, अगर इसकी बात कर रहे तो हमने दूरी ये मानी थी वस्तु की और प्रतिबिंब की दूरी ये मानी। अगर P2 की बात चलेगी तो ये वस्तु का कार्य करता है, जहां हमने U लिखा था वहां B डैश लिखेंगे इस वाले फॉर्मूला में, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है हमारी v, तो यहां v रहेगा सेम। तो ये हो जाएगा
1 अपॉन वी माइनस एन अपॉन वी डैश और 1 माइनस एन अपॉन R2 समीकरण नंबर 2। मतलब जो अपवर्तनांक इधर लिखा था अब वो अपवर्तनांक हमें इधर लिखना है। ठीक है, और ट्रिकी तरीके से याद रखिएगा, इसका पहला और इसका दूसरा सेम होना चाहिए, और पहले वाले में u होनी चाहिए और दूसरे वाले में v। पहले वाले में अपवर्तनांक लेफ्ट में होना चाहिए और दूसरे वाले में राइट में, और त्रिज्या पहले की R1 दूसरे की R2, और इन दोनों को जोड़ देते हैं बस। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन वी और 1 अपॉन यू और n माइनस 1 अपॉन R1 और 1 माइनस एन अपॉन R2। ये किसका फॉर्मूला होता है? फोकस दूरी का। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू क्या होता है? 1 अपॉन एफ। इसमें n माइनस 1 आ जाए कॉमन, क्या बचेगा 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2, और यही लेंस का सूत्र होता है, जबकि दोनों ओर के माध्यम कैसे हैं? एक ही है। ठीक है, इसे याद कर लीजिए और कैसे भी स्क्रीनशॉट लेके करिए या कुछ भी करिए, इतना तैयार करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक स्थापित करिए। n बराबर, क्या व्यंजक है इसका? n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बट्टे 2 अपॉन साइन a बट्टे 2, जहां a तो प्रिज्म कोण है, डेल्टा m न्यूनतम विचलन कोण अथवा अल्पतम विचलन कोण है ना। इसका डेरिवेशन करना है, तो इसका देखो डायग्राम कैसे बनाते हैं। माना एक प्रिज्म ए बी सी है जिसके 3 अपवर्तक पृष्ठ, लेकिन इसमें इन वालों को अपवर्तक मानते हैं। ठीक है, कौन से को मानते हैं हम? ए बी और ए सी, जहां से प्रकाश किरण अपवर्तित हो रही है और आ रही है और निर्गत हो रही है, उनको बोलेंगे हम अपवर्तक पृष्ठ। तो माना एक प्रिज्म एबीसी है जिसके 2 अपवर्तक पृष्ठ ए बी और ए सी हैं, और आपतित किरण पी क्यू है, और अवलंब सदैव वहां डालते हैं जो लंबवत दिशा में होते हैं, ये एन और ये एन डैश और ये ओ। आपतित किरण क्या है हमारा? पी क्यू है, जो अवलंब से आई कोण बनाती है, जो कि अपवर्तन के पश्चात अवलंब की ओर मुड़ जाती है, जो पुनः अपवर्तक पृष्ठ एसी से अपवर्तित होकर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने पर अवलंब से दूर हटती है, जिसे निर्गत किरण आर एस कहते हैं। आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाएं और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये बिंदु टी पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसे विचलन कोण कहते हैं। इस वाले कोण को हम आई डैश मानते हैं, और ये अपवर्तन कोण आर होता है, और ये आर डैश। अब आपको पता होगा कि यदि आई में से आर हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? आई माइनस आर, ये वाला एंगल निकल जाएगा। ऐसे ही आई डैश में से आर डैश माइनस करेंगे तो आएगा आई डैश माइनस आर डैश। ये हमारा डायग्राम बन गया। डेरिवेशन कैसे करते हैं? कि इसमें एक त्रिभुज है हमारा क्यू आर ओ, त्रिभुज क्यू आर ओ से त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। कोण आर डैश कोण ओ इक्वल टू 180, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। एक प्रॉपर्टी लगानी है हमें, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल भी 180 अंश होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कोण ए प्लस कोण ओ इक्वल टू 180। ये हो गया समीकरण नंबर 2। एक और प्रॉपर्टी लगानी है इसमें बहिष्कोण वाली, जो कि हमारा कौन सा है? टी, क्यू टी आर, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? आंतरिक कोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है। तो एक समीकरण हो जाएगा हमारा आई माइनस आर, आई डैश माइनस आर डैश और बराबर डेल्टा। समीकरण नंबर कितना हो गया? 3। ये हो गया। इसे घटा देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे तो दिस विल बी कैंसिल, ये भी कैंसिल। क्या बचेगा? कोण आर, आर डैश
और माइनस का a इक्वल टू 0। अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या करना है, हमें आई डैश की जगह पे रखना होता है आई, आर डैश की जगह पे रखना होता है आर, और डेल्टा की जगह पे रखना होता है डेल्टा एम। देखिए इसमें रखिए सबसे पहले कितना हो जाएगा, आर आर ए इक्वल टू 0, तो 2r इक्वल टू हो गया a, r की वैल्यू आ गई a/2। ये तो आ गया अपवर्तन कोण। यही शर्त लगानी है हमें इस वाले में, तो देखिए कितना हो जाएगा ये i माइनस आर और डेल्टा एम, ये हो गया 2r इक्वल टू डेल्टा एम। तो यहां से आपको पता है कि 2r का मान कितना है यहाँ पर a, तो यहां रख देंगे 2i माइनस a इक्वल टू डेल्टा एम। तो बताइए कितना आएगा इसमें, 2i इक्वल टू आएगा a प्लस डेल्टा एम, ए को लेके बराबर में, और i की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी a प्लस डेल्टा एम बट्टे 2। तो आपतन कोण तो इतना आ गया और अपवर्तन कोण इतना आ गया। कौन सा नियम लगाएंगे तब, स्नेल के नियम से, और स्नेल का नियम होता है n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो i की वैल्यू आपको पता है a प्लस डेल्टा एम बट्टे 2 और बटे साइन a बट्टे 2, और यही क्या है हमारा अपवर्तनांक के लिए व्यंजक। याद रखना ये पूरा खेल 3 समीकरण का है। पहला ये वाला जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है वहां से निकाला है। दूसरा चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल भी 180 होता है, वहां से निकाल लिया। तीसरा बहिष्ठ कोण की शर्त से आंतरिक कोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है, इन दोनों का योग इसके बराबर बैठेगा। इन दोनों को समीकरण सॉल्व करके तो किसकी वैल्यू निकालते हैं, आर की वैल्यू। और अगर यही शर्त हमने इस समय रख दी, यहां से निकाली आई की वैल्यू, आई और आर की मान निकल के आते हैं, वो स्नेल के नियम में रख देते हैं आई और आर की जगह पर। बस यही हमारा फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं पदार्थ का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए व्यंजक। ठीक है, अब इतना हो गया। अब मैंने इसमें 5 क्वेश्चन बताए हैं आपको, और आपको यही करने हैं थ्योरेटिकल, और मैंने न्यूमेरिकल का भी इंपोर्टेंट बता दिया है। और इसके लिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।